हेलो बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन, या फिर आप इसको अंशों का जब्ती भी हम लोग कह सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, यहाँ पर जो टॉपिक है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन। यहाँ पे फॉरफिट का इंग्लिश मीनिंग होता है टेक अवे। ये ओवर हो गया है थोड़ा सा, इसका ये है टेक अवे। ओके, तो ये है टेक अवे। और यहाँ पर जब्त लिखा हुआ है, मतलब कि फॉरफिट का सीधा सा मतलब होता है जब्त कर लेना। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है कि फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में सारा डिटेल लिखिए। तो मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसको कि आप थ्योरेटिकली आंसर में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉरफीचर, अगर किसी शेयर का फॉरफीचर होगा तो वो कंपनी के एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत ही होता है। और जिस भी शेयर्स का फॉरफीचर होगा, यानी कि जो भी शेयर होल्डर होगा उसको 14 दिन का क्लियर नोटिस जरूर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है बीओडी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में एक मीटिंग करेंगे इससे संबंधित, जहां पर एक प्रस्ताव जारी करेंगे। रेजोल्यूशन का मतलब यहाँ पर हो गया प्रस्ताव, वो एक प्रस्ताव भी जारी करेंगे इससे संबंधित। इसके अलावा जब कभी भी कंपनी किसी भी शेयर्स को फॉरफिट करती है, फॉरफीचर करती है, तो सेबी का गाइडलाइन जरूर यहाँ पर जो है लागू होना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि विद इन 12 मंथ्स कोई भी शेयर होल्डर है, जैसे आपको एक क्वेश्चन से यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, तो 100 शेयर्स को खरीदा हुआ था। तो इसने इस पर अभी जो है एप्लीकेशन का मान लीजिए 5 रुपया दिया हुआ था, फिर उसको अलॉटमेंट का 3 रुपया देना था, और उसको जो है फाइनल कॉल का 2 रुपया देना था। तो इसने एप्लीकेशन का 5 रुपया तो दे दिया, लेकिन मान लीजिए उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इसके बाद जैसे ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कुल उसे कितने रुपए देने थे? तो 10 रुपये देने थे 100 शेयर्स पे, जिस पे इसने एप्लीकेशन का केवल पैसा दिया, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया। तो ऐसे केस में कंपनी जब कभी भी इनसे पैसा मांगेगा, जैसे मान लीजिए कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, फिर कंपनी ने फर्स्ट कॉल का भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा, तो जब ये पैसा मांगा जाता है तो 12 महीनों के अंदर मिस्टर ए को ये पैसा चुकाना है। अगर मिस्टर ए 12 महीनों के अंदर ये पैसा नहीं पे करता है कंपनी को, तो कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, और या फिर आप ऐसा कहें कि अब कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत, मतलब इसको हम लोग अंतर सीमा नियम भी कहते हैं। एक होता है पार्षद सीमा नियम, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। उसमें पहले से लिखा होना चाहिए कि अगर कंपनी को शेयर्स के पैसे समय से नहीं मिलते हैं तो कंपनी शेयर्स को जब्त कर सकता है, ऐसा इसमें लिखा होना चाहिए। फिर कंपनी 12 महीना बीतने के बाद भी 14 डेज क्लियर नोटिस देगी इस शेयर होल्डर को, जैसे मिस्टर ए को, और उसमें ये कहेगा कि देखिए आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपके अंशों को जब्त कर रहे हैं, ये नोटिस इसको देना होगा। ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रस्ताव जारी करेंगे अपने बोर्ड मीटिंग में। इसके अलावा इससे संबंधित जो भी सेबी गाइडलाइन है उसका भी पूरा होना जरूरी है। 12 महीने तो बात समझ में आ गया। और यहाँ पर अगर आप देखें कि इसका अगर शेयर्स जब्त किया जाएगा, तो यहाँ पर जो है 100 गुने में 5 रुपया एक प्रकार से कंपनी के पास पहले से रखा हुआ है। किसका? तो मिस्टर ए ने जो एप्लीकेशन पे दिया था। तो जो भी पैसा इसने ये दिया था, कंपनी इसको वापस नहीं करेगी, इसको एक विशेष खाते में ट्रांसफ़र कर देगी। उस खाते का नाम होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और कंपनी के लिए ये एक प्रकार का दायित्व होगा, लायबिलिटीज़ होगा, जिसको कि वो लायबिलिटी साइड में कंपनी लिखेगी। इसके बाद जो भी नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स हैं, वो हमारी जो वर्तमान शेयर कैपिटल अकाउंट होगी, यानी कि कंपनी की जो वर्तमान शेयर कैपिटल अकाउंट होगी, उसका हिस्सा नहीं होगा। यानी कि जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा, उस न्यू बैलेंस शीट में इसको अलग से दिखाया जाएगा, ये शेयर कैपिटल अकाउंट में जोड़कर नहीं दिखाया जाएगा। तो इस तरीके की कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जो आप लिख सकते हैं अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है आपके बीकॉम के एग्जाम में कि शेयर्स का फॉरफीचर और री इशू कैसे होता है, इससे रिलेटेड डिटेल्स आप लिखिए। तो इससे रिलेटेड डिटेल्स आप क्या लिखेंगे? यही सब डिटेल्स आप लिखेंगे कि जब कभी भी कोई शेयर होल्डर, उससे जो भी आगे का कॉल्स मांगा जाता है, वो अगर नहीं समय से चुकाता है तो उनके शेयरों को कंपनी द्वारा
कंपनी अंतर नियम के अंतर्गत लिखी हुई जो भी नियम है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो जब्त कर लेते हैं और बाद में कंपनी उन्हीं शेयरों को किसी दूसरे को जारी कर सकता है, डिस्काउंट पे भी जारी कर सकता है या फिर ज़्यादा मूल्य पे भी जारी कर सकता है। उसकी अकाउंटिंग कैसे बनती है उसको अभी हम लोग जैसे देख लेते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था यहाँ पर, कि क्वेश्चन ये डिस्कस किया था कि मिस्टर ए है जिसने 100 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है, मिस्टर ए को 100 शेयर मिल भी गए थे, इसने इस पे 5 रुपया दिया था, लेकिन जब इससे 3 रुपया अलॉटमेंट का और 2 रुपया कॉल का मांगा गया तो इसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, कॉल का भी पैसा नहीं दिया। अब ऐसे केस में क्या होगा कि कंपनी एक नोटिस देगी कि देखिए आप तो ये 3 रुपया भी नहीं दे रहे हैं, ये 5 रुपया भी नहीं दे रहे हैं, तो हम आपके शेयर्स को जब्त कर रहे हैं। इसने उसके बाद भी अगर कोई जवाब नहीं दिया तो ये शेयर्स कंपनी जब्त कर लेगी, एज वेल एज ये जो 500 रुपया कंपनी के पास पड़ा हुआ है ये भी कंपनी रख लेगी। अब 100 शेयर्स है चूंकि कंपनी के पास जब्त किया हुआ, तो इन शेयरों को वापस से री इशू भी किया जा सकता है, इसको री इशू भी कर सकती है। री इशू का मतलब होता है दोबारा किसी और को ये 100 शेयर बेच सकते हैं, कोई अगर लेने को इंटरेस्टेड है तो उनको बेच देंगे। तो मान लीजिए री इशू कर दिया गया एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर फुल्ली पेडअप, है ना, 9 ही रुपये में बेच दिया गया, लेकिन फुल्ली पेडअप। फुल्ली पेडअप का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो भी खरीद रहा है तो उसको 1 रुपया डिस्काउंट, 10 रुपये का शेयर था, उसको कहा जा रहा है कि आप चलो 9 ही रुपया दे दो, हम मान लेंगे कि आपने 10 रुपया दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे फुल्ली पेडअप। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे की जाती है, तो जब कभी भी कोई शेयर्स फॉरफिट किया जाता है और उसके बाद उसे री इशू किया जाता है तो केवल फॉरफीचर और री इशू से संबंधित 3 ही जर्नल एंट्रीज बनती है। तो उन्हीं तीनों जर्नल एंट्रीज को अभी यहाँ पर सीख लेते हैं। जैसे देखिए पहला जो एंट्री होगा वो ये होगा, ये जो एंट्री है ये फॉरफीचर का एंट्री है। फॉरफीचर का मतलब जब्त करना होता है, तो जब कभी भी कंपनी किसी के भी शेयर्स को जब्त करती है तो यही एंट्री जर्नल एंट्रीज बनाएगी। अब जैसे इसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल को ख़त्म किया जाएगा तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल क्रेडिट का पार्ट होता है, इसको एंड किया जाएगा तो ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने शेयर्स हैं इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 100 शेयर हैं, तो 100 शेयर पे कितने रुपए मांगा था ये चेक करना है हम लोगों को। तो जैसे 5 रुपया तो पहले ही दे दिया था, फिर 3 रुपया भी मांगा था, फिर 2 रुपया भी मांगा था, तो 5 3 8 और 2 10 रुपया मांगा था। तो जितना पैसा मांगा गया था उतने से इसको डेबिट करेंगे। जैसे कि 100 गुने में यहाँ पर पूरे के पूरे 10 रुपया लिखेंगे, 100 गुने में 10, यानी कि यहाँ पर आ गया 1000 रुपया। अब 1000 रुपया तो मांगा था, इसमें जो हमें मिला, जो हमें मिल गया था, यानी कि कंपनी को जो मिल गया था उसको एक अलग अकाउंट में लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर। तो जैसे यहाँ पर इसने तो 500 रुपया दिया था, तो यहाँ लिख देंगे 100 शेयर्स इंटू में ₹5, तो 500 रुपीज़, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ 500, तो 500 रुपीज़ जो है वो मिल गया था। अब जो नहीं मिला था उसका डिटेल यहाँ पर आपको लिख देना है। तो जैसे अगर नहीं मिला है तो कितना नहीं मिला है, तो 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट का 3 रुपया नहीं मिला है, तो ये 3 रुपया यहाँ पर लिख दिया, तो 300 हो गया। और 100 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं मिला है, तो 100 शेयर्स गुने में ₹2 यहाँ पर आ गया, तो ये 200 रुपीज़ आ गया। सिंपल है ये जर्नल एंट्रीज। आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि मान लीजिए ये मिल गया है, ये भी मिल गया है, लेकिन ये नहीं मिला, तो क्या करते, तो यहाँ पे 100 इंटू में 10 लिखते, यहाँ पर देखिए 100 इंटू में 8, यहाँ पे 8 रुपया आ जाता, और ये बीच वाला जो लाइन है अलॉटमेंट का ये नहीं आता, क्योंकि ये पैसा चूंकि मिल गया था, अगर ऐसा होता तब। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या है कि 3 रुपया और 2 रुपया नहीं मिला है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे। अब हम लोग आते हैं कि अगर इन शेयरों को दोबारा किसी को बेच दिया गया, तो जैसे मैंने क्वेश्चन में अभी क्या बताया कि दोबारा मान लीजिए 9 रुपये पर शेयर बेच दिया गया फुल्ली पेडअप मानकर, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि री इशू ऐसे करेंगे कि री इशू जब करेंगे तो बैंक डेबिट होगा, क्योंकि हमें पैसा आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आ रहा है पैसा कितना आ रहा है, 9 रुपया आ रहा है ना, तो यहाँ पर 100 शेयर्स को री इशू करें, 100 शेयर्स इंटू में ₹9, तो यहाँ पर आ जाएगा 900। और शेयर कैपिटल चूंकि फुल्ली पेडअप कर दिया है, तो फुल्ली पेडअप का मतलब 100 शेयर्स इंटू में ₹10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। अब आप कहेंगे क्या कि देखिए डेबिट तो 900 है लेकिन क्रेडिट 1000 है, तो 100 रुपीज़ का जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ से अब पूरा किया जाए।
तो यहाँ पर ये जो घाटा लग रहा है शेयर्स को बेचने का, चूँकि पहले से 500 रुपये का फ़ायदा हुआ है जब्त करने के कारण, उसमें से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 रुपये की कमी आ रही है, तो 100 शेयर्स इंटू में ₹1 कर लेंगे, और ये पैसा जो है वो कौन से अकाउंट से ले लेंगे, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर में 500 रुपया पड़ा हुआ है। तो हम इस शेयर्स को 500 रुपये घाटे तक में भी बेच सकते थे, क्योंकि हमने 100 घाटे में बेचा है, तो 100 रुपये, या फिर आप ऐसे कहें 1 रुपया घाटे में बेचा है, क्योंकि हमारे पास 5 रुपये पर शेयर्स पहले से जब्त किया हुआ रखा हो, तो उसमें से हम इस घाटे को ले सकते हैं। तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट जो है इक्वल भी हो गया। अब इस लेन देन से कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, तो आप कहेंगे क्या कि सिंपल है, पहले ही 500 रुपये लिया था, बाद में 900 रुपये में शेयर्स को बेच दिया, तो ये 500 रुपये अभी कंपनी के पास है, ये 900 रुपये अभी कंपनी के पास है, तो 9 और 5 होता है 1400, 1400 में आपने 1000 की चीज़ दी है, तो इसका मतलब 400 रुपया फ़ायदा है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि देखिए 500 रुपये रखा हुआ था, इस 500 में से 100 रुपये का लॉस यहाँ पर एडजस्ट किया गया है, तो 500 में से 100 चला गया, तो आया 400 रुपया, 400 रुपया फ़ायदा है। इस फ़ायदे को हम लोग एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, उसका नाम है कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये फ़ायदा बिजनेस करके नहीं हुआ है, कंपनी के जनरल बिजनेस से नहीं हुआ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स से हुआ है, इसीलिए इसको कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व में इस फ़ायदे को ट्रांसफ़र कर देंगे। 100 शेयर्स को री इशू करने से पर शेयर्स जो है वो 4 रुपये का फ़ायदा हुआ, इसीलिए यहाँ पर 400 रुपया, और यहाँ पर भी 400 रुपया होगा। यहाँ फिर से आप देख सकते हैं कि जैसे 500 रुपये फ़ायदा हुआ था, पहले ही जब शेयर को जब्त करने से 500 रुपया फ़ायदा हुआ था, उसमें से 100 रुपया यहाँ पर एडजस्ट किया, तो यहाँ पर 400 रुपये का फ़ायदा बच गया। तो जो टोटल फ़ायदा है यहाँ पर शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू जो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो यही 3 एंट्री एक सामान्य क्वेश्चन में, फॉर फ्यूचर एंड री इशू वाले क्वेश्चंस में आपको करना होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से सारे क्वेश्चंस करने हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर 100 शेयर्स की बजाय 50 ही शेयर्स री इशू करते, तो सभी जगह में 50-50-50 करके आप अगर बनाते तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आज आपको इसमें करके दिखाया, और बहुत डिटेल में आपको बताया भी है इसके बारे में। तो आज की इस क्लास में यही करते हैं, इतना आप लोग रिवीजन कीजिए पहले। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके बुक में होगा तो उसको सॉल्व कीजिए। कोई भी दिक्कत आता है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और फिर आगे करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।